बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। मिडिल ईस्ट में जंग का आज है 21वां दिन। अभी तक ना तो यूएस और इजराइल के हमले रुके और ना ही ईरान पीछे हटने को राजी है। दोनों तरफ से जंग जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों पर ईरानी रोक-टोक के बाद अब दुनिया भर में हालात खराब होते जा रहे हैं। कई देश ईरान के हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं ट्रंप ने भी ईरान को खुली धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि वो चाहे तो 2 सेकंड में युद्ध को खत्म कर सकते हैं। अब ट्रंप के इस बयान के बड़े मायने हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अभी वो ईरान में अमेरिकी सेना उतारने के पक्ष में नहीं है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का आज तीसरा सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन हालात जस के तस है। 21 दिन बाद भी युद्ध जारी है। इजराइल यूएस का ईरान पर हमला चल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे। वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर यूएस इजराइल के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। IRGC के ठिकानों पर लगातार अटैक हो रहा है। करमान और शाहजंद अराक पर हमला लगातार जारी है और यहाँ पर एक बार फिर से मिसाइलों की बारिश करता हुआ अमेरिका और इजराइल। इससे पहले आपने देखा कि गैस डिपो पर किस तरीके से आक्रमण होता है, किस तरीके से हमला होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये युद्ध कहां जाकर थमेगा और इसकी आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। आपने ये भी देखा कि बीते दिन कैसे ईरान ने खाड़ी देशों में जो तेल रिफाइनरी हैं, जो गैस के डिपोज हैं, उन पर अटैक किया और इससे खाड़ी देश भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो खाड़ी देश से भी एक तरीके से अलगाव यहाँ पर नजर आ रहा है ईरान का, जिन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि ईरान हमें हल्के में ना ले, हम भी माकूल जवाब दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युद्ध कहाँ जाकर थमेगा। नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के मिसाइल भंडार को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई है। तेल अवीव पर भी लगातार ईरान टारगेट करता हुआ। ईरान का बीती रात हाइफा में भी मिसाइल अटैक। आसमान से मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरे हैं। मिसाइल अटैक से अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ हमले जो कि दोनों तरफ से जारी है और ऐसा लग रहा है कि मानो बमों की इस वक्त बारिश हो रही हो। श्रीवास्तव सर, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। 21 दिनों तक ये सर जंग चल रही है, कहां जाकर के रुकेगी? इसका तो कहना बड़ा मुश्किल है, आंकड़ा लगाना युद्ध कहाँ रुकेगी, क्योंकि युद्ध रोकने की बात तो ट्रंप ने पहले कही थी कि हम ये 4-5 दिन में खत्म कर देंगे या 3-4 हफ्ते में खत्म कर देंगे। बट जिस तरीके से युद्ध का प्रोग्रेशन हुआ है कि इजराइल एक बार आप कहते हैं हमने ईरान के सारे टारगेट्स खत्म कर दिए। अगर सारे टारगेट्स खत्म कर दिए और मिसाइल्स खत्म कर दी और ड्रोन्स खत्म कर दिए, तो ईरान ये पलटवार कैसे कर रहा है? ईरान की पलटवार करने की क्षमता को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। और आज ही ट्रंप ने कहा है कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड को सोच तो रहे थे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। इसका मतलब कि ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने के फेवर में नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं प्रिया, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, किसी भी देश पर विजय पाना बॉम्ब्स के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं, और वो भी देश जिसकी टेरेन ऐसी हो जो 51 to 52% माउंटेनियस हो और उनके अंदर टनल्स बनी है। उन टनल्स में इनकी मिसाइल सिटीज हैं और ड्रोन सिटीज हैं। वहां पे प्रोडक्शन भी होता है, मिसाइल और ड्रोन्स का भंडार भी है। तो ये जो इनकी अपनी इस वक्त जिसे कहते हैं जीवित रहने की जो लड़ाई चल रही है, तो वो लड़ते रहेंगे। वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये उनको आश्वासन नहीं मिलेगा कि उनको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन अब वो किस पर आश्वासन करें और उस आश्वासन को कौन स्वीकार भी करे ईरान की तरफ से, क्योंकि कई लेयर्स जो उनकी थी लीडरशिप की। आपने कहा कि अस्तित्व का सवाल है ईरान का, चलिए ठीक है, समझ में आता है। आप अमेरिका इजराइल को जवाब दीजिए, लेकिन खाड़ी देशों को ईरान क्यों खींच रहा है? वो भी रमजान के महीने में, ईद आने वाली है। खाड़ी देशों में भी हालात नहीं बना दिया। प्रिया, ये बात तो खत्म हो चुकी है कि ईरान के पास क्या चारा क्या है। अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान इस वॉर में 2 चीजें कर सकता है। इस लड़ाई को बहुत लंबा खींच सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से पूरे विश्व में एक आर्थिक संकट आएगा। ये उसका पहला आप कहेंगे हथियार है ट्रंप और इजराइल के खिलाफ। दूसरा हथियार है कि वो इस वॉर को हॉरिजॉन्टली बढ़ा दे, जिससे कि बाकी देश भी शामिल हो जाएं। उनके शामिल होने से उन देशों में सिर्फ मिलिट्री प्रोटेक्शन जो मिलता है वो यूएस के जरिए ही प्राइमरली मिलता है। तो वो ये खतरा पैदा करना चाहता है कि अगर आप हमें खत्म करेंगे तो हम आपका जो अस्तित्व है
जो निर्भर है आपके पेट्रो डॉलर्स पर, हम उस पर अटैक करेंगे। वो उसके अस्तित्व पर अटैक कर रहा है। दो चीजें इन खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा रिच टारगेट्स देती हैं। एक उनके डीसैलिनेशन प्लांट है जहां से उनको पानी मुहैया होता है सारी वहां के जन समाज को, और दूसरा उनका है ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या क्रूड ऑयल है, एक्सट्रैक्शन की जो फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था चलती है। अगर इन दोनों पर अटैक करता है तो उनके लिए एक बहुत विकट समस्या है, खाड़ी देशों के लिए भी। लेकिन तो सर, अब क्या ईरान ने आपको लग रहा है कि इस युद्ध में और भी लोग और भी किरदार, ये खाड़ी देश भी डायरेक्टली क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नेटो से अपील करते हैं कि वो इसमें साथ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने दूरी बनाई थी। फिर हमने जापान का स्टेटमेंट सुन लिया जिसमें कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही युद्ध को शांत करवा सकते हैं। तीसरी तरफ जब यूएई पर अटैक होता है तो यूएई कहता है कि हम माकूल जवाब दे सकते हैं ईरान को, हम सक्षम हैं। तो क्या ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, भड़केगा, और भी कई कंट्रीज इसमें जुड़ जाएंगी? एक चीज आपको बता दें, अगर यूएई शामिल भी होता है, जो उनके पास मिलिट्री का जो भी साजो सामान है, तो ईरान के ऊपर इसका बहुत इंक्रीमेंटल असर पड़ेगा। क्योंकि ईरान के ऊपर अभी भी बमों की बारिश हो रही है और बहुत महाशक्तियों के जरिए हो रही है। तो ईरान के पास इसको झेलने के लिए, अगर आप कहें ईरान को देश एज ए कंट्री झेलने के लिए, वो ऑलरेडी तैयार हैं। क्योंकि आपने उनके जितने भी, एक बार ट्रंप ने खुद ही कहा था कि हमने सारे टारगेट्स खत्म कर दिए, अब कोई टारगेट्स ही नहीं बचे हैं। तो अगर वो टारगेट्स नहीं बचे हैं, मिलिट्री टारगेट्स नहीं बचे हैं, तो क्या आप सिविलियन टारगेट्स पर अटैक करेंगे? क्या उसके बाद आप सिविलियन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक करेंगे? तो उसका तो विश्वव्यापी और अभी असर सर पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान भी मौत का कफन ओढ़ करके निकला हो। वो तो ये कह रहा है कि भले ही हम हार जाए लेकिन हम शहीद कहलाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं सर आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताते चले कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का 21वां दिन है, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात काबू होते हुए नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। ट्रंप का ये कहना है कि 2 मिनट में ईरान का खेल वो खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, ईरान को महज 2 सेकंड में खत्म कर देंगे। ईरान में सेना भेजने का कोई इरादा नहीं, मिडिल ईस्ट वॉर में यूएस सैनिक नहीं भेजेंगे। ईरान की लीडरशिप, सेना और हथियार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मीडिया से बातचीत कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट और इसी दौरान ईरान से युद्ध को लेकर उनका स्टेटमेंट, और वो कहते हैं कि हम चाहे तो 2 सेकंड में खत्म कर देंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना ईरान नहीं भेज रहे। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया के लिए गंभीर खतरा है और इस बात पर उनसे सभी देश सहमत हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना और ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि युद्ध को लेकर के, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन होना है, तो इसी वजह से प्रेशर तो उन पर भी है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि हम सेना को नहीं भेज रहे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहे तो 2 सेकंड में हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी आपने सुना। और श्रीवास्तव सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 सेकंड में वो ईरान को खत्म कर सकते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण और इसके पीछे उनका क्या संदेश है? एक तो ये, दूसरा ये कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि हम अपनी सेना को नहीं भेजेंगे वहां पर, हम नहीं उतारेंगे आर्मी को, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वो टेरेन जैसा अफगानिस्तान में है, अमेरिका भी मानता है कि चैलेंजिंग हो सकता है वहां पर? देखिए, ऐसा है प्रिया, इसके मैं 3 मतलब निकालता हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं 2 सेकंड में वॉर खत्म कर दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ईरान को जीत लेंगे, उन्होंने कहा हम इस वॉर को खत्म कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अब ऑफ रैंप को करना चाहते हैं, अपनी कोई विजय घोषित करेंगे कि हमने जो हमें पाना था, जो लक्ष्य पाना था, हमने पा लिया। जबकि आप और पूरे विश्व को विदित है कि उन्होंने कहा था लक्ष्य हमारा रेजिम चेंज का है। तो रेजिम चेंज तो हुआ नहीं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था, तालिबान के साथ युद्ध किया और बाद में तालिबान को सौंप के आ गए। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, खामिनी को के साथ युद्ध किया और खामिनी के बेटे को आप सौंप करके आ गए। तो जहां तक सवाल है ऑफ रैंपिंग का, वो अगर कल कह दें कि मैं जीत गया और वो अनाउंस कर दे, तो 2 सेकंड में वाकई खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा संदेश वो ये दे रहे हैं, पहले कहते थे कि मैं बूट्स ऑन ग्राउंड भेजूंगा, उसके लिए यूएसएस ट्रिपोली भी जा रहा था, जिसमें मरीन कमांडोज थे करीब 2500 के आसपास। लेकिन हम लोगों ने पहले भी एनालाइज करके कहा था कि ट्रंप को अगर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजते हैं तो अमेरिका में बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाएंगे और मिड टर्म इलेक्शन जो आसपास है उसमें ये उनको अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल आज बोला है कि हम ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे। तो ये कोई शक्ति का परिचायक नहीं है, ये उनकी एक वीकनेस दिखा रहा है। वो समझ गए हैं कि हम इसमें और उलझ जाएंगे। लेकिन तो सर इसके पीछे ये भी हो जाता है ना कि जो उनकी चाहत है खुद को शांति दूत के तौर पर स्थापित करने की, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन की जंग को लेकर के भी यही कहते हैं और अभी जब खुद अटैक कर रहे हैं तो भी यही कह रहे हैं। इसके पीछे वो चाहत भी तो हो सकती है ना।
नहीं, चाहत तो उनके पास बहुत थी और सारी चाहतें उनकी ढहती जा रही हैं। लेकिन एक तीसरी बात और समझ में आती है। अब आप देखिए वो सेंसेक्स, डाउ की, जोन्स की, सबकी बातें करने लगे हैं, मतलब बिज़नेस की बातें करने लगे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ वहाँ पर पेट्रोल जो गैस, उनको गैस बोलते हैं वो लोग, गैस स्टेशंस पे जो पहले $5 अ गैलन था, वो आज जो है इस 2-3 हफ्ते में $8 अ गैलन हो गया है कैलिफोर्निया में। तो आप बताइए वहाँ के जो लोग हैं, उनके ऊपर भी तो महँगाई की मार पड़ रही है। हिंदुस्तान में इतना नहीं हुआ है, हमारे यहाँ हाय तौबा बहुत मच रही है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइसेज़ इतनी नहीं बढ़ी हैं। वहाँ ऐसा हाल हो गया है। तो अब वो बात ये कर रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में बिज़नेस फलेगा, फूलेगा, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। तो अब वो भी समझ रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें जिसको लेकर के वो प्रेसिडेंट बने थे, जो उन्होंने कहा था मैं शांति दूत हूँ, मैं लड़ाई शुरू नहीं करूँगा, कहीं भी नई वॉर नहीं होगी, अगर मैं होता तो यूक्रेन रशिया की वॉर नहीं होती, मैं होता तो ये नहीं होता, वो सारी चीज़ें गलत साबित हो रही हैं, वो उनको भी समझ में आ रहा है। तो इसलिए ऑफ रैंपिंग के लिए अब उन्होंने पर्ल हार्बर का नाम लेना शुरू कर दिया वर्ल्ड वॉर के, जिसका कोई इससे संबंध नहीं है। आपने देखा होगा जब ट्रंप बहुत परेशान होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुछ ऐसे उदाहरण देने लगते हैं जिससे पूरा विश्व भ्रमित हो जाता है कि यहाँ की बात वहाँ से जोड़ने का क्या मतलब है। तो अब वहाँ साथ में जापानीज प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई हैं, उनके साथ मिलकर के वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये समझ में उनको आ गया है कि वो इस जगह फँस गए हैं और इतना फँस गए हैं कि निकलने के लिए उन्हें अपनी विजय तो घोषित ही करनी पड़ेगी। अगर अमेरिका नहीं जीता तो मतलब वैसे ही ये वो हार सर जाएंगे। क्या ये कोई स्केप रूट है क्या? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन होना है, वहां पर उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। इससे पहले भी जब से वहां पर सत्ता में काबिज हुए, कई सारी पॉलिसीज को लेकर के, महिलाओं के अबॉर्शन वाली पॉलिसीज, इसके अलावा इमाइग्रेंट्स को लेकर के, ट्रेड को लेकर के कई सारे सवाल उठे। और हमने तो वो तस्वीरें भी सर देखी थी कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था, मिड टर्म इलेक्शन भी, और इसमें यूथ को लेकर के भी वहां पर सवाल उठ रहे थे कि भाई आपने बिना पूछे, बिना वहां पर अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति लिए आपने यूथ में कैसे अमेरिका को धकेल दिया? क्या वो एक प्रेशर भी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? बहुत बड़ा प्रेशर है भैया, बहुत बड़ा प्रेशर है। और आप देखिए उन्होंने इजराइल से भी अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि साउथ पार्स पे जो अटैक हुआ था उसमें अमेरिका की सहमति थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो पोस्ट में लिखा है कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, ये इजराइल ने अपने आप ही किया है। और अगर ऐसा हमला दोबारा होता है, हमने इजराइल को मना कर दिया है। वो ये चाहते हैं कि इस तरह के हमले नहीं हो, क्योंकि वो गैस फील्ड्स में अगर हमला हो गया प्रिया, तो आपको ही जाना पड़ेगा साउथ पार्स और जिसको रस लफान बोलते हैं, जो कतर का पार्ट है, उन दोनों को मिला करके पूरे विश्व की करीब करीब 80% वहां सबसे बड़ा भंडार है। उस भंडार को अगर नष्ट हुआ तो हर तरह के संकट आ जाएंगे, किसानी में संकट आ जाएगा, आपके गैस की कॉमर्शियल उसमें संकट आ जाएगा, बिजली में संकट आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा संकट गहरा जाएगा। इस बात को जब उनको समझ में आई ये बात, तो उन्होंने अपना पल्ला इजराइल से झाड़ लिया है। अगर इन संकेतों को आप देखें और आप इसको एनालाइज करें तो ऐसा लगता है अब ट्रंप इस युद्ध से अपनी दूरी बना रहे हैं, और दूरी बनाते समय वो ये कहना चाहते हैं कि मैं विजयी हो गया, मेरा काम था वहां की लीडरशिप को खत्म करना, वहां पर नई रेजीम को लाना। आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई, क्योंकि नई रेजीम ज्यादा हार्डलाइनर है। अब वो कहना चाहते हैं कि अब वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू। मतलब इसके जरिए वो एक एस्केप रूट तलाश सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई हमें रिजीम चेंज वहां पर चाहिए था, हमने वो कर दिया, इसलिए हमारी जीत हो गई। सर मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और तनाव के बीच ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए जाने पर यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने एक साझा बयान जारी किया। इन देशों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की गई और उसे तुरंत अपनी कार्रवाइयां बंद करने का आह्वान किया गया। भुए हॉर्मुज में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की, कहा जहाजों को हॉर्मुज से निकलने दे ईरान, ये कहा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने बकायदा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा है कि हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करने, ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए कदम उठाया जाए। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट, और इससे जाहिर है कि ईरान पर भी एक प्रेशर पड़ेगा। तो अभी आपने इमैनुअल मैक्रोन को सुना। देखिए हॉर्मुज को लेकर के ईरान पर किस तरीके से मुल्क भड़के हुए हैं। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान शामिल है। नेटो के कई देशों से इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की थी कि आप वहां पर अपने सैनिकों को भेजिए, अपनी सेना को भेजिए, नौसेना को भेजिए, लेकिन उस वक्त तो इनकार किया गया। लेकिन एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के थ्रू जरूर इसको लेकर के कंडेम किया गया, जरूर खंडन किया गया, निंदा की गई है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर लगातार कनेक्टेड है। सर
क्या इससे एक प्रेशर भी अब ईरान पर बनेगा, क्योंकि कई सारी कंट्रीज और यूरोप अगर आ रहा है और ये कह रहा है कि भाई आप हमले को रोके, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, हमारी जो एनर्जी की जरूरतें हैं वो इससे प्रभावित हो रही है, क्या एक प्रेशर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है ईरान पर? ईरान के ऊपर तो सारे ही प्रेशर है, लेकिन एक बात इससे साफ जाहिर होती है कि नेटो कंट्रीज ने अपने जो जहाज हैं भेजने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मना कर दिए थे। हाँ। ट्रंप ने मदद इसलिए मांगी थी कि यूएस के पास एक बहुत बड़ी कमी है उनकी नेवी में, माइन स्वीपर जो जहाज होते हैं वो उनके पास नहीं है, वो उन्होंने डीकमीशन कर दिए थे, जो कि नाटो कंट्रीज जैसे आपके फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी, इटली वगैरह इनके पास हैं। तो ये मदद उन्होंने मांगी थी, तो वो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। उस कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने कहा हमारा इससे न तो कोई सरोकार है, न हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था, और ट्रंप ने तो अपनी ही कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। तो उस मामले में एक आइसोलेशन ट्रंप का हुआ है। मगर उन्होंने बीच का एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और इसकी निंदा करना बहुत जरूरी इसलिए भी है कि ईरान जो है अगर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा तो विश्व में एक आर्थिक संकट आएगा। लेकिन एक बात से और मैं इसको जोड़ के देखना चाहूंगा, जो अमेरिका के कॉमर्शियल सेक्रेटरी हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, उनका एक बयान आया था कि हम ये भी सोच रहे हैं कि हम ईरान के ऑयल को अनसैंक्शन कर दें। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सोच इनर कोटरी में ट्रंप की एडवाइजरी ग्रुप में चल रही है तो ये ईरान की एक मांग थी। उन्होंने इस बात को हल्के हल्के से कहना शुरू किया है। अगर ये स्केप रूट ढूंढ रहे हैं और अपनी विजय घोषित करना चाहते हैं, तो ये विजय अगर वो कहें कि हम आपके ऑयल को, आपके गैस को अनसैंक्शन करते हैं, तो शायद ईरान की जो करंट रेजिम है वो भी इस बात को मानेगी, क्योंकि 47 साल के सैंक्शन से ईरान पर जो बोझ पड़ा है आर्थिक, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ईरान उस कंडीशन में है कि वो इन चीजों को माने, क्योंकि जो ईरान कह रहा है कि हम खून का बदला खून से लेंगे, अगर अनसैंक्शन कर भी दिया जाता है तो क्या इस कंडीशन पे उस पर कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा प्रिया। अगर ये अनसैंक्शन करता है तो एक तरीके से बहुत बड़ा, इसे कहते हैं रिट्रीट हुआ है यूएस की तरफ से, इतना बड़ा रिट्रीट कि उससे पूरे विश्व में एक जरूर शांति आएगी। आप देखिएगा ये इतने हमारे सेंसेक्स वगैरह गिरे हैं, ये सब एक ही तेजी से बढ़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके ऊपर कितना चिंतन और इसके ऊपर कितना विचार हो रहा है ये अभी पता नहीं है। सर एक और खबर है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। ईरान से युद्ध के 21वें दिन नेतन्याहू ने ऐलान किया हम जीत रहे हैं, ईरान बर्बाद हो रहा है, ईरान का ड्रोन मिसाइल भंडार खाली हो रहा है, हम न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में लगे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्ल्ड मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इजराइल उन कंपनीज को टारगेट कर रहा है जो मिसाइल के पार्ट्स बनाती हैं, जिससे न्यूक्लियर हथियार बनते हैं। इसी के साथ नेतन्याहू ने साफ किया कि इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर अकेले हमला किया था, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, यह भी क्लियर कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने कहा था, उसके बाद अब नेतन्याहू की तरफ से भी कह दिया गया कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे हमले रोकने की बात कही और इजराइल ऐसा ही करेगा। हम ये युद्ध जीत रहे, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे। श्रीवास्तव सर, क्या इस युद्ध में एकमात्र विजेता इजराइल बनकर उभरेगा? देखिए, इजराइल तो वाकई एकमात्र विजेता बन के निकलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा मुझे हास्यास्पद लगा कि अब जो नेतन्याहू ने जो लाइन ली है, उन्होंने दो चीजें कही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं हमने उनसे नहीं पूछा था, कल अलग तरह की खबरें आ रही थी। एनीवे, अब उनको अलाइनमेंट तो करना ही पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी लेते हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए होता है, और वो उसमें किसी की राय नहीं मानते, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जूइश लॉबी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेशराइज किया कि वो इस वॉर में कूदें, इस युद्ध में कूदें, और ये बात जो है अमेरिकन जनता के पास सही तरीके से नहीं जा रही थी। तो इस बात को लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जनता प्रभावित हो रही है, युद्ध 21वें दिन भी लगातार जारी है। बहुत धन्यवाद आपका।